अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी एड्रेसेस और पॉइंटर्स के बारे में। ये हमारा आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ध्यान बहुत जरूरी है आपका। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो सी का जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, जो प्रैक्टिकल में मोस्टली कवर नहीं होता या जिसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकली जानना जरूरी होता है, वो सब हमने वहाँ कवर किया है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर बनना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं। बिफोर वेस्टिंग इन टाइम, मेमोरी एड्रेस एंड पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एड्रेस एंड पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेमोरी एड्रेस क्या होता है और पॉइंटर्स क्या होते हैं, इसको समझेंगे। मेमोरी एड्रेस एंड पॉइंटर्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन। देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने जब पढ़ाना शुरू किया था ना स्टार्टिंग में ही, जो थ्योरेटिकल सीरीज, उसमें हमने मेमोरी के बारे में बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन पावर है वो मेमोरी मैनिपुलेशन और मेमोरी मैनेजमेंट है। और अब आप उस लेवल पे है कि इंटरमीडिएट लेवल पे है कि फंडामेंटल्स आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। अब आप इस चीज को ग्रैस्प कर सकते हो और अब आप बोल सकते हैं कि हम लोग रियल पावर सी का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। नॉट कंप्लीटली करेंगे, इससे पहले हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और हीप मेमोरी के साथ भी काम करेंगे ना, वो एक्चुअल पावर होगा। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है? मेमोरी एड्रेस होता क्या है समझाऊंगा डिटेल में, समय टेंशन मत लेना। When a variable is created in C, it is stored in a specific location in the computer's memory. This location has a unique address. इसका मतलब क्या है, मैं आपको एकदम तफसील से डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखिए, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चार्ट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा है मेमोरी, मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से मेमोरी होता है, जिसको हम लोग रैम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये राइटिंग को थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, फॉन्ट को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, दिस इज रैम, ये हमारा रैम है। जस्ट समझने के लिए आपको एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ कि ये हमारा रैम है। नाउ लेट्स से आई क्रिएट अ वेरिएबल। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया int, और लेट्स से मैंने किया कि num1 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, एज यू कैन सी ये वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, लाइक दिस। ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, एक एक करके समझिए। ये क्या है, int जो है ये क्या है, दिस इज डेटा टाइप। करेक्ट है, कोई भी यहाँ पर आपको डाउट नहीं है, दिस इज डेटा टाइप। int का मतलब क्या है, डेटा टाइप। ओके, बढ़िया हो गया। नाउ ये जो नंबर है ये क्या है, ये नंबर क्या है, ये बेसिकली हमारा है एक वेरिएबल। ये जो नंबर हमने लिखा है ये एक वेरिएबल है। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ये जो इज इक्वल टू आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सब हम लोग अब तक पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, आप जानते हैं, राइट। और जो आखिरी चीज बचा है वो क्या है, ये जो 2 है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, यानी ये वो एक्चुअल वैल्यू है जो इस वेरिएबल के अंदर कंटेंट हो रहा है। ठीक है, यानी ये वेरिएबल इस वैल्यू को लेके है। तो अब देखिए, एक पूरा सिंपल सा एक्सप्रेशन हमने बनाया, एक वेरिएबल में हमने एक वैल्यू डाला, तो वो कैसे दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं ना, वो रैम में चलता है। सिंपल सी बात है, आप वीएस कोड चला रहे हैं, रैम पे चल रहा है। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो भी रैम पे चल रहा है। इसका एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये मेरा टास्क मैनेजर है और आप यहाँ पर अगर देखेंगे, आप देखिए वीएस कोड यहाँ पर मेरा रन हो रहा है। एज यू कैन सी, कहा गया, ये वीएस कोड रन हो रहा है। और अगर मैं इसमें खोलूं तो आप देखिए यहाँ पर C25.c चल रहा है। हालांकि ये फाइल मैंने जस्ट अभी बना के रखा हुआ है। एज यू कैन सी, इसमें अभी तक कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, ये लेकिन लिखूंगा जब, तो ये इसी पे चलेगा। ठीक हो गया, तो ये भी रैम पे लोड होगा। नाउ जब हमने एक वेरिएबल बनाया, जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी बनाते हैं, तो वो स्टोर कहाँ होता है, वो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है, विच इज रैम। तो वो रैम में स्टोर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रैम में कैसे स्टोर होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रैम में स्टोर कैसे होता है। लेकिन मान लीजिए ये num1 वेरिएबल रैम में स्टोर हो गया, कैसे करके, मान लीजिए लेट्स से हमारे पास रैम में लेट्स से एक मेमोरी स्पेस है लाइक 0x और कुछ इस तरीके का एक साइज है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज, ये क्या है बेसिकली। देखिए, रैम क्या है, रैम एक मेमोरी है। रैम में आपका अगर 16 जीबी का मेमोरी है तो उसमें बहुत सारा जगह होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो 2 हमने लिखा है और ये जो पूरा का पूरा इंट डेटा टाइप है, ये टोटल कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। तो बाइट्स के बाद क्या आता है, आपको पता है केबी आता है, किलो बाइट्स, उसके बाद मेगा बाइट्स, उसके बाद गीगा बाइट। तो हमारे पास रैम कितना गीगा बाइट्स का है, आपको पता है 16 का होगा या 32 का होगा या 8 का होगा, यानी बहुत ज्यादा है। तो अब उतने बड़े रैम में डायनामिकली या उतने बड़े रैम में ऑटोमेटिकली कहीं भी जगह खाली रहेगा, वो आपका लोड नहीं है, वो कंपाइलर का लोड है। वो क्या करेगा ना, इसको स्टोर करेगा, यानी ये जो चीज है इसको स्टोर करेगा। जाहिर सी बात है, इसको स्टोर करना पड़ेगा रैम पे, तभी तो चलेगा। तो कहीं पर भी रैम में इसको ये स्टोर कर देगा, रैंडम जहां भी खाली इसको मिलेगा। बट ये वाला चीज जहां भी स्टोर होगा ना, उसका आइडेंटिटी तो होगा ना कि रैम में ये कहाँ मौजूद है। क्योंकि आप क्या करते हैं प्रोग्राम में, वेरिएबल में मैंने 2 लिखा, बाद में जरूरत पड़ता है तो मैं वेरिएबल को बुलाता हूँ ना, 2 का वैल्यू इस्तेमाल करता हूँ। कैसे इस्तेमाल करता हूँ प्रोग्रामिंग में, मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, वेरिएबल के नेम से, राइट। वेरिएबल के नेम से मैं 2 का वैल्यू को गेट कर लेता हूँ, राइट। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में होता है। लेकिन ये जो वेरिएबल का नेम है ना, num1, वो जब रैम में स्टोर होता है ना, उसका लोकेशन होता है एक रैम में। यानी ऐसे मान लीजिए num1 की तरह मैंने num2
10 तक बना लिया, तो जाहिर सी बात है num1 num2 num3 num4 ये पूरा रैम के अंदर ही होगा। एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से, ऑफ कोर्स नेम यानी जो नंबर है वो सेम नहीं होगा एग्जैक्ट, उसमें चेंजेस होगा, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अलग अलग नंबर्स है, ठीक है, रैंडम नंबर्स है। अब यहाँ पर इतने सारे लोकेशंस है, अब हर लोकेशन, ये जो हर आपको दिख रहा है ना नंबर्स, ये क्या है इस पे बात करेंगे। ये जो हर नंबर है ये एक एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी ये वेरिएबल अगर आपको गेट करना है तो यही नंबर पे वो वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये रैम में जो रखा होता है ना, ये बेसिकली वेरिएबल का एड्रेस होता है, यानी वेरिएबल का वैल्यू 2 है, वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है, वेरिएबल का एड्रेस भी होगा जो कि रैम में स्टोर होगा। तो ये जो वेरिएबल का एड्रेस है वो रैम में इस तरीके से स्टोर होता है और कुछ इस तरीके से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वो लिखा होता है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो वेरिएबल है उसका एक एड्रेस भी होता है, और वो एड्रेस कौन सा है, वो एड्रेस वो है जो मेमोरी के अंदर है, जो रैम के अंदर है। और इससे पहले हम लोगों ने काफी बार जब स्कैनफ का इस्तेमाल किया है ना, तो हम लोग एम्परसेंट यूज करते हैं, लाइक हम लोग ये एम्परसेंट यूज करते हैं, हम लोग एम्परसेंट यूज करते हैं, ये हम लोग ये वाला एम्परसेंट यूज करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर num1 है, तो अगर मैं यहाँ पर num1 कर दूं तो आप देखिए अब क्या होगा, ये जैसे ही मैंने लिखा ना, तो जब मैं नॉर्मल नंबर लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू देता है, लेकिन जब मैं ऐसे नंबर लिखूंगा ना तो मुझे ये वैल्यू नहीं देगा, ये मुझे एड्रेस ला के देगा। वो एड्रेस कहाँ है, वो एक्चुअली रैम में कहीं पर भी पड़ा हुआ है, तो जहां भी वो पड़ा है मुझे वो एड्रेस ला के दे देगा एम्परसेंट लगाने की वजह से। क्योंकि एम्परसेंट लगाने से अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि भाई मुझे num1 वेरिएबल का वैल्यू नहीं चाहिए, ये बताओ कि num1 वेरिएबल ये जो मेमोरी है यहाँ पर किस जगह पर है, उसका लोकेशन लाके दो, ये है मेमोरी। समझ में आया। और इस तरीके से मेमोरी हम लोग एड्रेस लेते हैं। तो अब एक बार अगर स्लाइड्स पर दोबारा पढ़ेंगे, व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन सी इट इज स्टोर्स इन अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। जैसे हमने यहाँ पर देखा डिटेल में ना, ये वेरिएबल हमने बनाया, ये कंप्यूटर का मेमोरी है, यहाँ पर ये स्टोर हो गया। अच्छा स्टोर कैसे होता है, ये आपका लोड नहीं है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक स्टोर करता है। उसके बाद हमने क्या देखा, दीज लोकेशन आर यूनिक एड्रेस, यहाँ पर हर वेरिएबल का अलग अलग एड्रेस होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सब नंबर चेंज होगा क्योंकि हर एड्रेस किसी एक पर्टिकुलर नंबर या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। ये वाला लाइन आपको प्रॉपर समझ में आ गया। अब देखिए एग्जांपल, लेट्स सी हाउ टू एक्सेस अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर आप मेमोरी एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोड में आता हूँ यहाँ पर, और मैंने लेट्स से यहाँ पर लिखा #include, और हमने यहाँ पर stdio एक बॉयलरप्लेट तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं एक इंट नाम का बनाता हूँ, और मेन नाम का आपको पता है हमें बनाना पड़ता है फंक्शंस। उसके बाद हमें रिटर्न करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लेट्स से रिटर्न कर देता हूँ कुछ भी। और अब यहाँ पर आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट num1 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर किया था। एज यू कैन सी जैसे मैंने यहाँ किया था इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया ना, तुरंत इसी वक्त राइट नाउ मेमोरी में एक जगह एलोकेट हो गया। मुझे नहीं पता वो कौन सा जगह एलोकेट हुआ, बट वो एलोकेट हो चुका। अब मुझे वो जगह देखना है कि भाई वो कौन सा जगह है। मैं क्या करूंगा, मुझे वो जगह देखने के लिए मैं प्रिंटफ करूंगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी क्या इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे भाई %d या फिर %i, क्यों? क्योंकि हमें इंटीजर देखना है। लेकिन यही तो सवाल पैदा होता है कि हमें इंटीजर नहीं देखना, हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए 2, हमें चाहिए इसका एड्रेस कहाँ है। तो आप बोलेंगे अच्छा एड्रेस देखने के लिए तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ये एम्परसेंट लगाते हैं और num1 लिख देंगे। बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, एड्रेस देखने के लिए ऐसे ही करते हैं क्योंकि स्कैनफ में हम लोग ऐसे करके आए। लेकिन यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको p देना पड़ेगा। p का मतलब क्या होता है, पॉइंटर। तो जैसे ही मैं p देके इस तरीके से करूंगा और मैं स्केप सीक्वेंस लगाऊंगा, और एक बार मैं सेम चीज को d से कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर जाके इसको सेव करते हैं, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर जाके gcc हमारा फाइल का नाम C25 को यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करूंगा और न्यू C25 लिख के क्रिएट करूंगा फाइल, और उसके बाद मैं न्यू C25 को एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, और ये गलती से मैंने CLS लिख दिया था यहाँ पर। दोबारा से एक बार मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये कंपाइल किया हमने और ये एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले वाले में क्या आ रहा है 0061FF1C, यानी ये इसका। और दूसरे वाला में क्या आ रहा है आप देखिए 642230, ये क्या था। तो अब आइए इसको समझते हैं हम लोग। ये तो पहली बात एड्रेस था, ये फर्स्ट वाला तो एड्रेस था 100%, ठीक है। यानी मेमोरी का इस लोकेशन में हमारा num1 वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसका वैल्यू को बदलता हूँ, लेट्स से मैंने इसका वैल्यू को 222 कर दिया। अब अगर मैं देखूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे दूसरा रिजल्ट मिलेगा ना, क्योंकि अलग जगह स्टोर होगा। अब आप देखिए रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। अब लेट्स से अब आते हैं हम स्लाइड्स पे और आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मेमोरी एड्रेस फॉर्मेट, मेमोरी एड्रेस आर टिपिकली डिस्प्लेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग विद 0 इस तरीके से। द एक्चुअल फॉर्मेट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो डिपेंड करता है सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर, बट द एग्जांपल अब शोन इज अ कॉमन फॉर्मेट। यानी आमतौर पे आपको ऐसे ही नंबर दिखता है। और अब हमारे केस में हमने देखा f तक ही नंबर था, ठीक है, 0x f तक नंबर था। अब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है यहीं पर, ठीक है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया ना कि जब हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें ये तो डेटा टाइप होता है इंट। नम एक वेरिएबल का नाम है जो कि आइडेंटिफायर है 2 वैल्यू के लिए, यानी num1 आइडेंटिफायर है, रेफरेंस है इस वैल्यू 2 के लिए, ठीक है। और ये 2
क्या है, खुद में वैल्यू है। ये num1 2 के लिए रेफरेंस है और num1 का एड्रेस रैम में स्टोर होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये बात हो रहा है कि हम लोग को अगर जरूरत पड़ेगा 2 को टारगेट करने का, 2 को इस्तेमाल करने का, तो हम लोग किसको बुलाएंगे, num1 को बुलाएंगे। हमें num1 का जरूरत होगा क्योंकि ये इसका रेफरेंस है। लेकिन अगर हमें num1 का एड्रेस चाहिए होगा, नंबर, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे num1 का ये जानना है कि num1 मेमोरी में कहाँ स्टोर है, तो मुझे क्या चाहिए। बात समझ रहे हैं, दोनों अलग चीज है। यानी num1 के अंदर तो 2 है, लेकिन num1 का एड्रेस कहाँ पर है। मान लीजिए मुझे पता चल गया कि भाई num1 का एड्रेस तो यहाँ है। अब मुझे num1 का एड्रेस को होल्ड करना है किसी वेरिएबल में। यानी अब मुझे नंबर को होल्ड नहीं करना, मुझे वैल्यू को होल्ड नहीं करना, मुझे ये होल्ड करना है कि ये वैल्यू जिस वेरिएबल में है उसका एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आता है पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे कर सकते हैं। क्रिएट अ पॉइंटर, टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल यूज एस्ट्रैक्ट ऑपरेटर बिफोर द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम से पहले आपको एस्ट्रैक्ट पॉइंटर इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेटा टाइप है ना वो सेम रखना है आपको, ठीक है। और आप स्टार देंगे इस तरीके से, और आप पीटीआर एक नॉर्मल आप बोल सकते हैं एक यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, पीटीआर पॉइंटर के लिए लिखते हैं। ये भी एक वेरिएबल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चलेगा। अब देखिए पॉइंटर में मैंने एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये पॉइंटर एक वेरिएबल है, लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब ये वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होगा, बल्कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस होगा। तो कौन सा वेरिएबल का एड्रेस मुझे चाहिए, num1 का। तो एड्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्परसेंड लेते हैं और num1 के लिए num1 डाल देंगे, दैट्स इट। अब हुआ ये कि ये जो वेरिएबल है ना ptr, ये ptr वेरिएबल में वैल्यू क्या है, num1 का नहीं, num1 का वैल्यू नहीं है। यहाँ पर आपको num1 का एड्रेस मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। और अब अगर मैं यहाँ पर से लेट से इसको प्रिंट करूं, मैं यहाँ पर से इसको ऊपर लेके आता हूँ और इसको फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको प्रिंट आउट करने की कोशिश करूँ ना, तो अब लेट से मैं अगर इसको यहाँ से इस तरीके से एस्ट्रैक्ट और ptr कर दूं, और यहाँ पर हम डी ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ये देखना बहुत जरूरी है। कंपाइल और एग्जीक्यूट किया तो अब देखिए हमें 2 to 2 मिल रहा है। ये क्या मतलब हुआ, हमें तो एड्रेस चाहिए था। देखिए बात समझिए, दोनों में फर्क क्या है। जब हम लोग यहाँ आते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि ये जो 2 to 2 है, इसके लिए ये नाम असाइन किया हुआ है, ये नाम। लेकिन मेमोरी में एक्चुअली में ये नाम नहीं जाता, मेमोरी में ये नाम नहीं जाता। मेमोरी में कोई ऐसा वैल्यू जाता है, कोई इस तरीके का वैल्यू जाता है मेमोरी में, ठीक है। कोई इस तरीके का वैल्यू जाता है मेमोरी में, नाम नहीं जाता, ठीक है। वैसे WF नहीं रहता है, वो F के अंदर ही रहेगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, कुछ ऐसा नंबर मेमोरी में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी में ये स्टोर होता है, ये नाम तो हम एज अ नॉर्मल डेवलपर के लिए ये नाम इस्तेमाल होता है ना, मेमोरी में ये जाता है। तो एक्चुअली में ये है कि ये जो वैल्यू है ये इस एड्रेस में मौजूद है। आप समझिए दो अलग चीज है। एक होता है कि आप प्रोग्राम में कोड लिख रहे हैं, ये मेरा सोर्स कोड है, इसको पूरा हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। ये सोर्स कोड है। अब इस सोर्स कोड में अगर मुझे ये 2 to 2 का इस्तेमाल करना होगा, देन व्हाट आई विल डू, आई यूज दिस वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाइड इसी सोर्स कोड में होगा। लेकिन मेमोरी में इस वेरिएबल का मतलब होता है ये लोकेशन, क्योंकि मेमोरी में कोई वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेमोरी में लोकेशन का कॉन्सेप्ट है कि भैया इस लोकेशन में ये वैल्यू पड़ा है। तो पॉइंटर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट उस लोकेशन में जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने ये एक पूरा वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने बोला कि भाई इसका एड्रेस निकालो। हमने निकाल लिया एम्परसेंड से इसका एड्रेस और निकाल के पॉइंटर में डाल दिया। और पॉइंटर इसलिए जरूरी है क्योंकि और कोई वेरिएबल सी प्रोग्राम लैंग्वेज में एड्रेस होल्ड नहीं कर सकते, पॉइंटर ही कर सकता है, इसलिए पॉइंटर जरूरी होता है। तो हमने पॉइंटर बनाया यहाँ पर और इसका एड्रेस को होल्ड कर लिया, यानी ये वाला चीज अब पॉइंटर के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने पॉइंटर को प्रिंट करवाया तो इस एड्रेस में क्या था, इस एड्रेस में 2 to 2 था, तो हमें 2 to 2 दिख गया। यानी दो तरीका हो गया 2 to 2 को देखने का। एक तरीका हो गया कि भाई सीधा मेमोरी एड्रेस में से देखा, और एक हो गया कि भाई वेरिएबल के नाम से देखा। तो अब आप बोलेंगे भाई दोनों में फर्क क्या है, दोनों में तो वैल्यू दिख रहा है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको जरूरत पड़ेगा कि सीधा मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना है। जब भी आप मेमोरी एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस करके कुछ मॉडिफाई करेंगे ना नंबर के ऊपर, तो डायरेक्ट नंबर चेंज होगा। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप डायरेक्ट N1 के ऊपर कुछ कंप्यूटेशन करते हैं ना, तो वो एक कॉपी बनाता है और उसके बाद काम करता है, ओरिजिनल वाला चेंज नहीं होता। इसी के बारे में हमने फंक्शन वाले में पढ़ा था कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है मेमोरी एड्रेस देकर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, और कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि आप ये वेरिएबल देके कर रहे हैं। आगे फंक्शंस पढ़ेंगे ना हम लोग, आपको समझ में आएगा। तो पॉइंटर सिर्फ इतना ही होता है। आसान शब्दों में अगर रैप अप करूं मैं, पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर सिर्फ इतना ही होता है कि वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रखता है, दैट्स इट। यही पॉइंटर का काम है। अब हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि आगे का पूरा स्लाइड्स को कवर कर सके, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। पॉइंटर्स डिक्लेरेशन, द एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑपरेटर व्हिच यूज्ड विद पॉइंटर एज इट टू एक्सेस द वैल्यू एट द मेमोरी एड्रेस पॉइंट टू द पॉइंटर। यानी वही आसान शब्दों में है कि ये माई एज जो वेरिएबल है, इसका एड्रेस क्या है मेमोरी में, उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमने पॉइंटर का इस्तेमाल कर लिया। अब ये सवाल आ सकता है कि एड्रेस को एक्सेस क्यों करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि एड्रेस को एक्सेस करना बहुत जरूरी होता है, तो उसका एक ही तरीका है पॉइंटर, और वो पॉइंटर
पॉइंटर्स हमने देख लिया। इस्तेमाल कैसे करते हैं भाई, एस्ट्रिक लगाना है। अच्छा अब आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर इंट स्टार लिखा है और वेरिएबल का नाम नॉर्मल लिखा है, जबकि यहाँ पर तो हमने वेरिएबल के साथ लिख दिया इस तरीके से। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से चल जाता है। ठीक है, आप ऐसे लिखे तो भी ठीक है, और आप यहाँ पर स्टार लगा दें और इसको ऐसे कर दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट क्योंकि वेरिएबल को अलग दिखाने के लिए ये ज्यादा यानी रीडेबल रहता है, तो इस वजह से मैंने ऐसे इस्तेमाल किया। डिफरेंसिंग पॉइंटर क्या होता है? टू एक्सेस द वैल्यू पॉइंटेड बाय द पॉइंटर यूज एस्ट्रिक ऑपरेटर। यानी पॉइंटर किस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी वैल्यू से मतलब किस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, उसके लिए आपको एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाना पड़ता है। आसान शब्दों में, टू एक्सेस अ वैल्यू पॉइंटेड टू द पॉइंटर यूज एस्ट्रिक। यहाँ पर हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया सिंपल सा, इसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया और पॉइंटर में एज, माई एज का एड्रेस दे दिया। माई एज का एड्रेस उठाया और पॉइंटर के अंदर दे दिया। अब इसके बाद जब हम लोग पॉइंटर में एस्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जो एड्रेस मेरे पास है अभी, उसमें वैल्यू कौन सा है भाई बताओ। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट माई एज करता या मैं एस्ट्रिक पॉइंटर माई एज करूँ तो बात तो सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन तरीका अलग है। जो वैल्यू आपको मिल रहा है ना, उसका तरीका अलग है। एक आपको डायरेक्ट वेरिएबल से मिल रहा है, एक आप सीधा एड्रेस के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, की पॉइंट रिमेंबर द एस्ट्रिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू क्रिएट अ पॉइंटर एंड द एस्ट्रिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिफरेंस देम। ठीक है, पॉइंटर एंड एरे। अब पॉइंटर्स एंड एरे कैसे काम करता है, बिल्कुल सेम ही है। अगर पॉइंटर आप समझ गए तो एरे भी समझ में आ जाएगा। पॉइंटर्स एंड एरेज हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप इन सी। सिंस एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड टू नेविगेट थ्रू देम इफेक्टिवली। यानी आपको पता है एरे जो है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में होता है, यानी मेमोरी में भी वो कंटिन्यू ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से तो पॉइंटर उसको इजीली पॉइंट कर सकता है। कैसे करके पॉइंट करेगा, देखिए, पॉइंटर अरिथमेटिक विद एरे। यू कैन यूज पॉइंटर अरिथमेटिक टू मूव थ्रू एरे एलिमेंट। क्या मतलब है, देखिए समझिए, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक एरे बनाया। एज यू कैन सी एक एरे है, नंबर नाम का एरे है, जिसमें हमने इतना सारा वैल्यू डाला हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, दूसरा वेरिएबल बनाया। और एक चीज आप ध्यान रख रहे होंगे, जो एक्चुअल वेरिएबल का डेटा टाइप है ना, हमने पॉइंटर का भी सेम डेटा टाइप रखा है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पीटीआर एक वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उसमें हमने नंबर्स को डाल दिया, यानी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। यानी ये जो पॉइंटर है, अब ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इंट इज इक्वल टू 0, इंट लेस देन 5 और आई प्लस प्लस किया, और हमने बोला प्रिंट करो एलिमेंट को। तो आई को प्रिंट किया, यानी इंडेक्स को प्रिंट किया, और वैल्यू को प्रिंट किया, यानी इंडेक्स और वैल्यू दोनों को प्रिंट किया। और उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट पीटीटी कर दिया, यानी पॉइंटर को 1 प्लस कर दो। यानी अगर पहले पॉइंटर यहाँ पॉइंट आउट कर रहा था, तो अब पॉइंटर यहाँ पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में पॉइंटर यहाँ पॉइंट आउट करेगा। ठीक हो गया। अब पॉइंटर, अब याद रखिए, टेंशन मत लीजिए, आपको अगर पॉइंटर समझ में नहीं भी आया है, मुझे बस यहाँ पर आपको पॉइंटर का एक कॉन्सेप्ट देना जरूरी था। आगे जाके हम लोग पॉइंटर पे डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब पॉइंटर्स फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल होता है। फंक्शन में जैसे इस्तेमाल होता है ना, पॉइंटर्स आर कॉमनली यूज विद फंक्शन टू मॉडिफाई डेटा इन कॉल फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग आगे फंक्शन में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन। अब देखिए, फंक्शन में पॉइंटर पास करना, व्हेन यू पास अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, यू आर पासिंग अ मेमोरी एड्रेस अलाउइंग द फंक्शन टू मॉडिफाई द ओरिजिनल डेटा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप पॉइंटर का यही करेंगे कि जब फंक्शन में आप एक पॉइंटर पास करते हैं ना, तो फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होगा वो एक्चुअल वेरिएबल में चेंज होगा, और अगर आप पॉइंटर नहीं बना के भेजते हैं तो एक्चुअल वेरिएबल में चेंज नहीं होगा। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है भाई, यही तो एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन है सीखा। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मान लीजिए डबल वैल्यू, उसमें हमने क्या भेजा, एज यू कैन सी पॉइंटर भेजा। अब पॉइंटर में हमने क्या किया, वैल्यू इतना बढ़ा दिया, यानी मान लीजिए प्रीवियस वैल्यू 2 था, और पॉइंटर में जाने के बाद, यानी पॉइंटर भेजने के बाद हमने क्या किया, 10 एंड 5 कर दिया। यानी आसान शब्दों में, एक वेरिएबल का वैल्यू मेमोरी में रखा था, हमने बोला भाई ये एड्रेस तुमको दे रहा हूँ, इसमें जाके ये वैल्यू लिख दो। तो क्या होगा कि जो एक्चुअल वेरिएबल का वैल्यू है दूसरे लाइन में वो बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं देखूंगा तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। मेमोरी सेफ्टी, बी केयरफुल विद पॉइंटर्स। पॉइंटर जब आप इस्तेमाल करें तो बहुत केयरफुल रहे, क्योंकि मॉडिफाइंग डेटा थ्रू पॉइंटर कैन लीड एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। यानी अगर आप हमेशा ही पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल वो बदल देता है, तो ये थोड़ा रिस्की भी है। ऑलवेज इंश्योर यू आर एक्सेसिंग अ वैलिड मेमोरी लोकेशन। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप एक ऐसा मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं जो गलती से वैलिड ही नहीं है, यानी आपने कोड में कहीं गलती किया है, लॉजिकल एरर किया है, जिसकी वजह से आप ऐसा मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं जो वैलिड नहीं है, कोई और मेमोरी लोकेशन गलती से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो उसको बदल देगा या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। कॉमन पॉइंटर्स मिस्टेक, अब कुछ कॉमन पॉइंटर्स मिस्टेक भी हमने बताया हुआ है, वो देख लीजिए। अवॉइडिंग पॉइंटर इनिशियलाइजेशन एंड डिफरेंसिंग नल पॉइंटर कैन लीड प्रोग्राम क्रैश। यानी अनइनिशियलाइज पॉइंटर, यानी आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया, आपने क्या किया, यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, और सीधा ही पॉइंटर को प्रिंट करवा रहे हैं। भैया पॉइंटर पे इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना, यानी ये पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया, लेकिन ये पॉइंटर पॉइंट किसको कर रहा है, वेरिएबल तो दो, इनिशियलाइज तो करो, तब तो होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गार्बेज वैल्यू लाके देगा आपको। दूसरा, नल पॉइंटर, ऑलवेज इनिशियलाइज नल पॉइंटर टू नल बिफोर यूज देम। यानी नल पॉइंटर का इस्तेमाल हमेशा जरूरी होता है पुराने पॉइंटर को खाली करने के लिए एक तरफ से, और इस तरीके का कोड भी जरूरी होता है कि पॉइंटर अगर है तो 0 कर दो, और अगर नहीं है तो इस तरीके से। ठीक है, यानी सेफ्टी चेक वगैरह भी होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइंटर्स वाले में डिटेल में कि कैसे करके एक्चुअल में इसका इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में किया जाता है। समरी, मेमोरी एड्रेस आपको पता है यूनिक लोकेशन मेमोरी में होता है। हर एक वेरिएबल, हर एक चीज, हर एक फंक्शन जो भी आप बनाते हैं, हम लोग अभी वेरिएबल के ऊपर ही बात करेंगे, हर एक वेरिएबल जो आप बनाते हैं वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, यूनिकली स्टोर होता है।
होता है, हर वेरिएबल ऐसे यूनिकली स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा हम लोगों ने समझा पॉइंटर्स क्या होता है, स्टोर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी पॉइंटर्स का काम होता है कि ये जो एड्रेस मेमोरी में लिखा गया है ना, इसको वो होल्ड करेगा, यानी उसके पास सिर्फ ये रहेगा। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई ये एड्रेस एक पॉइंटर के अंदर है, तो इस एड्रेस पे कौन सा वेरिएबल का वैल्यू है वो हमें जानना होता है। यानी आसान शब्दों में ये वाला चीज कंप्यूटर के लिए होता है। हम लोग अगर ये नंबर इस्तेमाल करेंगे ना, अगर मान लीजिए मुझे 2 का वैल्यू इस्तेमाल करना है, तो मैं ये नंबर थोड़ी इस्तेमाल करूंगा, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए तो हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, यानी हमारे आसानी के लिए हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं ताकि इजीली हम लोग समझ सके कि num1 बोले तो भाई num1 इजीली बुला सके, ना कि ये नंबर। लेकिन कंप्यूटर को ये नंबर ही पता होता है, ये num1 नहीं पता उसको। इसीलिए तो कंप्यूटर क्या करता है कि ये num1 के एक एड्रेस को मेमोरी में बना लेता है और उस एड्रेस में उसको पॉइंट करता है। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप घर में रहते हैं, अब आपका एक एड्रेस है, अब एड्रेस में बहुत बार आप देखेंगे रोड का नाम होता है, सड़क का नाम होता है, जो कि बहुत लोगों को याद नहीं होता, लेकिन जो जर्नल एड्रेस होता है वो आपको याद होता है। तो ये जर्नल एड्रेस है, आप बोल सकते हैं ये जर्नल एड्रेस है। और एक एड्रेस या आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, एग्जांपल के तौर पे हर इंसान का एक कोऑर्डिनेट होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब क्या, जब आप किसी से बात करते हैं अपना एड्रेस देने के लिए, तो क्या आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताएंगे एड्रेस देने के लिए? नहीं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आप उसको एड्रेस का नाम बताएंगे कि भाई 2x2 फलाना लेन ढिमकाना, इस तरीके से आप बताएंगे। कोलकाता इतना इतना इतना, या दिल्ली इतना इतना इतना, साउथ नॉर्थ, ये बताएंगे आप, जिससे वो इजीली समझ सके। तो सेम काम हम लोग यहाँ पर करते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं रहता, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, एक्चुअली में अगर आप लोकेशन पता करेंगे ना, तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेसिस पर ही कैलकुलेशन होता है। तो सेम एज रैम के केस में भी है। ठीक हो गया। इसके बाद नेगेटिव मेमोरी, नेविगेट मेमोरी, मूव थ्रू एरे एफिशिएंटली। ये हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एरे में कैसे करके पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। दूसरा मॉडिफाई डेटा, फंक्शन में अगर इसको पास करते हैं तो ये डेटा को मॉडिफाई कर देता है। पॉइंटर्स आर पावरफुल टूल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन। They are essential for working with arrays, dynamic memory allocations and efficient data structure. However, they require careful handling, avoid common errors. ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि मेमोरी में किस तरीके से वेरिएबल स्टोर होता है, और पॉइंटर्स का मेन काम होता है एड्रेस को रखना, ना कि वैल्यू को रखना, और उसका सिंटेक्स, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन सब हमने देखा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।